जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले महान कवि और शायर राहत इंदौरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। कल कोविड-19 के कारण 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको ये ध्यान रखना है कि उर्दू भाषा के राहत इंदौरी जी एक महान कवि और लेखक थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है 12 अगस्त को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए पूरे विश्व में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में कुल वैसे तो 30,000 के आसपास हाथी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में आपको असम राज्य में हाथी मिलेंगे। हमारे यहाँ पर हाथियों की गणना भी कराई जाती है और ये होती है प्रत्येक 5 वर्षों पर। कितने वर्षों पर? प्रत्येक 5 वर्षों पर ये होती है। और भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें पहली अनुसूची में हाथी को शामिल किया गया है, यानी इसको खतरे ज़्यादा हैं और इसके लिए सरकार के द्वारा बेहतर प्रावधान किए गए हैं जिससे इसका संरक्षण किया जा सके। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा ज्वालामुखियों के देश इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप आपको मिलेंगे और उन्हीं द्वीपों में से एक है सुमात्रा द्वीप, जो कि हमारे अंडमान के पास में है और इसी पर स्थित है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि यह एक एक्टिव वॉल्केनो है, इंडोनेशिया देश में स्थित है और अभी जब इसमें विस्फोट हुआ है तो जो विस्फोट के दौरान धुएं, गैस और राख निकलती है उसका फैलाव हमारे आसमान में 5,000 मीटर की ऊंचाई तक हो गया, यानी कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैल गया था। इंडोनेशिया के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इसे हम लोग ज्वालामुखियों का देश कहते हैं क्योंकि 120 से ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ पर मिलती हैं, जिनमें से कुछ आपके प्रमुख हैं। माउंट सिनाबुंग हो गया, कराकातोआ हो गया, सोबुतान है, मेरापी है। इंडोनेशिया की राजधानी आपको जकार्ता में मिलेगी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं जोको विडोडो। तो ये आप पूरा देख सकते हैं कि इंडोनेशिया में कितने सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। और इंडोनेशिया में इतने सारे ज्वालामुखी पाए जाने का मुख्य रूप से कारण है कि यह जो क्षेत्र है वह रिंग ऑफ फायर में लाई करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। वहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीएफ की जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप केवी गुरुजी सर्च करके वहां जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करती है। कल किसी ने एक बार फिर मुझसे ये पूछा था कि क्या ये जो करंट अफेयर का वीडियो है वह यूपीएससी के लिए है या नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यूपीएससी का जो तरीका है प्रश्नों को पूछने का या फिर जो अन्य एग्जाम का तरीका है प्रश्नों के पूछने का वह बिल्कुल अलग है। करंट अफेयर यूपीएससी के लिए भी यह है, यूपीएससी में भी आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी, लेकिन यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। जैसे कि अगर आपको हॉस्पिटल में जाना होता है इलाज करवाने के लिए तो आप हमेशा स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, ना कि जनरल को। तो ये जो सारे वीडियो होते हैं ये होते हैं जनरल, यानी कि यूपीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम को भी कवर करते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके लिए करंट अफेयर का जो वीडियो होता है या उसके लिए जो करंट अफेयर होता है वह बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसकी तैयारी आपको अलग तरीके से करनी होती है। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि YouTube के ऊपर यूपीएससी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। हालांकि मैं इस बात को कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यूपीएससी के नाम पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं जबकि वह वीडियो बिल्कुल भी यूपीएससी के लिए नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले वह अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देख ले, तभी वह सफल हो पाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के लिए स्पुतनिक 5 नामक सफल वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना?
तो स्पुतनिक के बारे में आपने सुना होगा कि ये पहली सैटेलाइट थी दुनिया की जिसे लॉन्च किया था सोवियत संघ ने। तो अब रूस के द्वारा यहाँ पर स्पुतनिक 5 नाम से कोरोना वायरस का दुनिया का पहला सफल वैक्सीन बनाया गया है, ऐसा इन्होंने घोषणा की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए, जब कोई वैक्सीन डेवलप होती है तो सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल उसका होता है, उसके बाद में 3 फेज में मानव के ऊपर उसका ट्रायल किया जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके द्वारा कोविड-19 के वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रूस ने यहाँ पर मात्र 2 महीनों में वैक्सीन को तैयार कर दिया। हालांकि दुनिया के जो भी यहाँ पर रिसर्चर हैं या जो भी डॉक्टर हैं, उनके कई सारे कंसर्न भी हैं इस वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन को डेवलप नहीं कर सकता है। हालांकि रूस का मानना है कि यह वैक्सीन पूरी तरीके से जेन्युइन है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी के ऊपर भी इसको टेस्ट किया गया है। तो इस तरह से दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया जा चुका है। रूस की बात करते हैं तो मुद्रा रूबल है, पीएम है यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन। और आपको ये ध्यान रखना है कि रूस की राजधानी मॉस्को में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है गोमिया इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ में मिलकर के इस वैक्सीन को डेवलप किया है और डेवलप होने के बाद में सारे ट्रायल जब कंप्लीट हुए तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। हसन दियाब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो ये हसन दियाब ये प्रधानमंत्री थे लेबनान के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। याद होगा आपको 5 अगस्त के आसपास मैंने आपको बताया था कि लेबनान की जो राजधानी है बीरुत, वहाँ पर बंदरगाह क्षेत्र में एक बहुत ही भीषण विस्फोट हो गया था, जिसके कारण अभी तक 160 से अधिक लोगों की डेथ हो गई, 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और इस कारण से वहाँ की जो जनता है यानी कि लेबनान की जो जनता है उनके बीच एक आक्रोश हो गया पीएम के प्रति। तो पीएम को इसी कारण से यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा है और राष्ट्रपति मिशेल एयून हैं जिनको पीएम हसन दियाब ने अपना इस्तीफा सौंपा है। लेबनान की एक बार लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ में, सीरिया के साथ में, उसके अलावा इजराइल के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगस्त 2020 में आयोजित 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है बेल्जियम के मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इस प्रश्न से आपको सबसे जरूरी चीज जो याद रखनी है कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है और किस गाड़ी का वो ड्राइवर है। इसमें से जो 70% प्रश्न होते हैं वो डायरेक्टली यही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैक्स वर्स्टप्पन की बात करें तो ये रेड बुल के रेसर हैं और बेल्जियम देश के ये खिलाड़ी हैं। वहीं पर दूसरे स्थान पर हैं लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज चलाते हैं और यूके के ये खिलाड़ी हैं। और तीसरे स्थान पर ही रहे हैं फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास। कौन? वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड के हैं, ये रहे हैं तीसरे स्थान पर। इससे पहले इस सीजन के जो अन्य ग्रांड प्रिक्स हुए हैं उनमें से 3 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। कौन कौन से? ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स और स्टीयरमार्क ग्रांड प्रिक्स। और एक आपका है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गुजरात राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी जी। विजय रूपानी जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के स्थान पे 1800 करोड़ की सीएम किसान सहाय योजना को लॉन्च किया गया। मन में आपके सवाल ये हो सकता है कि जब पीएम फसल बीमा योजना थी तो फिर इस योजना को लॉन्च करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंतर्गत किसानों को देना पड़ता है प्रीमियम और गुजरात सरकार को इस प्रीमियम के तहत जो भी कंपनियां हैं उनको 5700 करोड़ रुपए देने थे। तो इन्होंने सोचा क्यों हम यहाँ पे दें, इसके बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पर किसानों को बेनिफिट देंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की गई है। अब इसमें वे किसान जिनकी फसलें सूखे और बाढ़ के कारण नुकसान हो गया है जिनकी फसलों को, उन किसानों को यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्य रूप से वह किसान जिन्होंने खरीफ फसल की बुआई की थी 2020 में यानी कि जुलाई के पहले और बाढ़ या सूखे के कारण उनकी फसलें नुकसान हो गई हैं, उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। अब सहायता कैसी होगी?
अगर किसी किसान के 33 से लेकर के 66% फसल का नुकसान हो गया है और अधिकतम 4 हेक्टेयर फसल की नुकसान हुई है तो उसे 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे, यानी कि अगर 4 हेक्टेयर है तो उसे मिलेंगे 80,000 रुपये। इसी प्रकार से अगर जो नुकसान है वह 60% से ज़्यादा हुआ है तो उस स्थिति में 25,000 पर हेक्टेयर दिए जाएंगे अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए, यानी कि यहाँ पर एक किसान को मिलेंगे 1,00,000 रुपये। तो मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना ये है गुजरात राज्य की सरकार की। अगस्त 2020 में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर नितिन सेठी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नितिन सेठी की बात करते हैं तो ये हफिंगटन पोस्ट के पत्रकार हैं और इनको एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड जो कि मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, वह पुरस्कार इनको इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म के लिए मिला है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेट करते हैं पत्रकार उस क्षेत्र में कार्य के लिए इन्हें मिला है। और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड के अंतर्गत एक पुरस्कार और दिया जाता है जिसका नाम है केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड। तो ये पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक प्रभाव के लिए किस पत्रकार ने बेहतर काम किया है, तो वह पुरस्कार मिला है द हिंदू के पत्रकार शिव सहाय को। तो ये आपको ध्यान रखना है। WHO की जो मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन जी, इनके द्वारा वर्चुअली ये पुरस्कार इन दोनों को दिया गया। तो यहाँ पर है शिव सहाय और ये है नितिन सेठ जी। अगस्त 2020 में मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए किसने सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो विश्व हाथी दिवस जो कि आज ही है, तो इसी के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम एक दिन पहले शुरू किया गया था और उसी दौरान इस सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब मानव और हाथी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको अक्सर देखने को मिलते हैं क्योंकि जो हाथी होते हैं वे कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं। हालांकि भारत में इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। भारत में कुल मिलाकर के 30 एलिफेंट रिजर्व भी हैं। इसके बावजूद जो हाथी होते हैं वो एक एलिफेंट रिजर्व से दूसरे में जाते रहते हैं और बीच में होता है हाथियों के लिए गलियारा और इन्हीं गलियारों पर मानव और हाथियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद कैटेगरी में शामिल है एशियाई हाथी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे अफ्रीकी हाथी के बारे में पूछा जाए तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। हमारे यहाँ पर होती है एशियाई हाथी जो कि है वर्नरेबल में, और जो अफ्रीकी हाथी है उसे रखा गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं मॉरिटानिया के नए PM। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गजौनी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। मॉरिटानिया की राजधानी आपको नौका चार्ट में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है मॉरिटानियन ओंगुइया और बहुत सारे प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जिस प्रकार से हमको जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके राजदूत या फिर जो भी हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं उनके बारे में याद रखना है, उसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण देश हैं उन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। हालांकि पूछने को कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप पूरे ना याद रख पाएँ तो जो भी मेजर कंट्री हैं उनके PM या फिर राष्ट्रपति जो नए नियुक्त हुए हैं या जो वर्तमान में हैं, इसके अलावा वहाँ पर भारत के जो राजदूत हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं मॉरिटानिया देश को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह वेस्टर्न सहारा, इसके अलावा अल्जीरिया, माली और यहाँ पर सेनेगल के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगस्त 2020 में पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किसने लॉन्च किया? तो ये पुस्तक लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उपराष्ट्रपति के रूप में जो हमारे इस समय उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी, इनके 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ और इसी के ऊपर ये पुस्तक आधारित है जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने और जो इसकी ई-बुक है उसे लॉन्च किया है वन, पर्यावरण, इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने।
भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, बात हो रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसके अगले अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? तो यहाँ पर चयन किया गया है सोमा मंडल का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो भी हमारे पब्लिक उपक्रम होते हैं उनमें जो भी नियुक्तियां होती हैं उनके संबंध में जो भी व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किया जाता है उसके नाम का रिकमेंडेशन करता है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड। और आपको याद होगा कि जो हमारे पहले के वित्त सचिव थे राजीव कुमार जी, वो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे। तो इस वर्ष सेल के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अनिल चौधरी। ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सितंबर 2018 से ये अध्यक्ष थे। और जब ये सेवानिवृत्त होंगे तो इन्हीं के स्थान पे सोमा मंडल जी सेल की नई अध्यक्ष होंगी। सेल की बात करते हैं तो ये भारत सरकार के अधीन 10 महारत्न कंपनियों में से एक है। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय इसकी है नई दिल्ली में। और आपको 2-3 चीज़ें स्टील के बारे में ये ध्यान रखनी है कि एक तो भारत सरकार के द्वारा जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके लिए पूर्वोदय मिशन की घोषणा की गई थी। उड़ीसा को भारत सरकार स्टील हब बनाएगी। स्टील के प्रोडक्शन में भारत इस समय दूसरे स्थान पे है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर सूचना के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया? तो ये डैशबोर्ड लॉन्च किया है वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस वर्ष के बजट में यानी कि 2020-21 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें सरकार ने ये घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों में हमारे देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर बनाने के लिए यानी कि वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए हम 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। हालांकि बाद में ये राशि बढ़ा करके कर दी गई है 111 लाख करोड़। तो इसीलिए यहाँ पर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उस पूरे को मॉनिटर करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड नाम का एक डेटाबेस तैयार किया गया है जो इसके निर्माण और प्रबंधन के बारे में जानकारी देगा। और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो एन बीरेन सिंह ये सीएम है मणिपुर के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर है कुल 60 सीटें। बीजेपी के पास में यहाँ पर शायद 14 या इसके आसपास सीटें हैं, शायद 18 हैं। और कुछ सहयोगी दलों के साथ में मिलकर के इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 28 जुलाई को यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया कि इनकी जो मेजॉरिटी है वह सदन में नहीं है और इनको अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने को कहा गया। तो इस अवसर पर जो कांग्रेस के विधायक थे उनमें से 6 या 7 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण से 60 से संख्या घट करके हो गई 53। तो 53 घट करके जब हो गई तो यहाँ पर अब मेजॉरिटी के लिए मात्र 27 विधायकों की जरूरत थी और इससे आसानी के साथ में बीजेपी ने पार कर लिया। तो यहाँ पर जो विश्वास मत है उसे सीएम एन बीरेन सिंह ने हासिल कर लिया है। जेम्स हैरिस जिनका उपनाम कमाला है, इनका अभी 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे रेसलिंग से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1984 में इन्होंने WWE में अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी और अब इनका यहाँ पर 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं नाम इनका है कमाला। तो नाम इनका उपनाम भी ध्यान रखना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। किस देश द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है भारतीय सैनिकों ने ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी 1971 के युद्ध में, यानी कि जो बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश की सरकार स्मारक का निर्माण करेगी। ट्रैफिक इंडिया ने जो तेंदुओं की डेथ के ऊपर रिपोर्ट जारी की है उसमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई है उत्तराखंड में, उसके बाद में दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। LIC के द्वारा पुनरुद्धार अभियान की घोषणा की गई है, यानी कि LIC की वे पॉलिसियाँ जो किसी व्यक्ति के पास थीं और वो लैप्स हो गई थी यानी कि बेकार हो गई थी, उनके लिए यहाँ पर पुनरुद्धार अभियान यानी कि रिवाइवल कैंपेन की शुरुआत की गई है LIC के द्वारा। SCL टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके नई अध्यक्ष बन गए हैं रोशनी नदार। और रमेश बाबू बोद्दू की बात करते हैं तो ये करुण वैश्य बैंक के नए MD और CEO बने हैं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है,
वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज ये अभी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? प्रत्येक वर्ष विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? मैग्नेट प्रोजेक्ट किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? और इस वर्ष किन दो लोगों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? और उड़ीसा सरकार ने 13.11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो इस यहाँ पर जो पहल शुरू की गई है उस पहल का नाम क्या है? तो इसके बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।